तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, 17 तारीख को दूसरे शिफ्ट में पेपर हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसके जीके के प्रश्न को हम देखने वाले हैं। जीके के 38 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो कल हमने पहले शिफ्ट के पेपर को देखा था, आज हम जीके के दूसरे शिफ्ट के पेपर को देखने वाले हैं। तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, तो वीडियो को अगर टाइम लगता है तो स्पीड में करके देख लीजिए करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड, तो यहाँ पे एसिड से क्वेश्चन आ गया और हर शिफ्ट में लगभग एसिड या विटामिन से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसमें लैक्टिक एसिड पूछा है, तो इसका सही आंसर है बी। तो दही में लैक्टिक एसिड होता है। और जो ऑप्शन दे रखे हैं हमारा सिरका, तो सिरका में एसिटिक होता है, इमली में टार्टेरिक होता है, पालक में ऑक्जेलिक होता है। तो हमारा सही आंसर है दही में लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है। तो आज ही मैंने कराया है मुंशी प्रेमचंद की सारी रचनाओं को, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो क्वेश्चन बेहद आसान पूछे गए, ऐसा नहीं कि बहुत हैवी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है बी वाला, भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। 2024 में 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया। कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिंह राव, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह। तो ये लेकिन इंपॉर्टेंट है जिनको 2024 में दिया गया है, तो इन्हें थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित में से किस दिन को भारत संविधान दिवस मनाया जाता है। तो किस दिन भारत संविधान दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर। तो आप सबको पता होगा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को इसी दिन संविधान द्वारा इसे अंगीकृत अधिनियमित किया गया था। ठीक है, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो इसका सही आंसर है 1930। तो साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कुछ हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, उसे देख लेते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 है, तो ये आपको लिख लेना चाहिए। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 और पुलिस हेल्पलाइन 112। तो महिलाओं को ये पता होना चाहिए और पुलिस के लिए 112 तो सबको पता ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है। गुड़ी पड़वा, तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का त्यौहार है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 दे रखा है कि 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की होती है। तो जो जनगणना कराता है वो मंत्रालय है हमारा गृह मंत्रालय। ठीक है, तो आंसर हमारा सी सही है, गृह मंत्रालय। जनगणना कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। ठीक है, आगे हम इसका सलूशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पर होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। जनगणना संगठन गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका शीर्ष अधिकारी महापंजीकी या जनगणना आयुक्त होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 246 में जनगणना के बारे में कहा गया है और जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, गृह मंत्रालय की। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न दे रखा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय हमें बताना है, तो इसका सही आंसर ए, नई दिल्ली। ठीक है, हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है सोल्यूशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एक स्वतंत्र वैधानिक संस्थान है। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है उसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 9 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित। तो हमारा प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय
अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन यानी उत्तर प्रदेश की मोटो हमें बताना है, इनका उद्देश्य क्या है टैगलाइन। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प, ये उत्तर प्रदेश की टैगलाइन है। ठीक है, तो अभी यार बहुत खतरनाक बादल उदल तड़क रहा है, बिजली तड़क रही है, बारिश शायद होने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पे दे रखा है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है नैनीताल। तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। ठीक है, तो ये इसका आंसर का एनालिसिस कर लेते हैं कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान उत्तराखंड नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है, और भी दे रखा है औद्योगिक विश्वविज्ञान संस्थान लखनऊ, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12 हमारा कि G20 का पूर्ण रूप यानी G20 का फुल फॉर्म बताना हमें। तो इसका सही आंसर है ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, और मैं बता दूं कि G20 क्यों पूछा गया है, क्योंकि जो हमारा G20 हुआ है अभी हाल में वो 17वां G20 हुआ है, वो भारत में हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो 17वां G20 हुआ है वो भारत में हुआ थी। ठीक है, तो G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ G20। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के नियंत्रकों हेतु वैश्विक आर्थिक और वित्तीय चर्चा हेतु एक मंच के रूप में हुई थी। G20 की 2023 में भारत द्वारा की गई अध्यक्षता यानी 2023 की अध्यक्षता भारत ने की थी। ठीक है, और 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा, ये याद रखना, ब्राज़ील करेगा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 13 है हमारा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? ग्रांड कैनियन जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका सही आंसर है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी द्वारा ग्रांड कैनियन को निर्मित किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कि भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किस द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो भारत में GST का विचार सबसे पहले किस समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही आंसर है केलकर टास्क फोर्स, ऑप्शन नंबर बी केलकर टास्क फोर्स। तो इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं, तो यहाँ नीचे हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सबसे पहले केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 1 जुलाई 2017 से GST की व्यवस्था की गई है, जो कि 101वें संविधान संशोधन द्वारा लागू है। और समितियां देख लेते हैं। जो रेखा समिति है वो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, रंगराजन समिति पेट्रोलियम उत्पाद पर शुल्क, राजा चलया समिति कर सुधार। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता, यानी भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो देख लीजिए यहाँ पे पड़ोसी से भी क्वेश्चन आया है। तो इसका सही आंसर है सी वाला मालदीव। तो मालदीव जो है वो भारत का पड़ोसी देश है, मगर वो ज़मीन से सीमा साझा नहीं करता, वो समुद्र यानी जल से सीमा साझा करता है, यानी वो जल से सीमा बनाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। तो आगे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो इसका सही आंसर है जापान। तो टोक्यो जो है वो जापान देश की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पे राजधानी मुद्रा से भी एक क्वेश्चन हमारा आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कि थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय शैली है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम। तो जो थंगका है वो आर्ट है, वो कला है, कहाँ का कला है? सिक्किम राज्य का कला है। ठीक है, तो इसका हम नीचे सोल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो थंगका यानी थांका सिक्किम राज्य का सबसे लोकप्रिय कला है। बिहार का है मधुबनी पेंटिंग, उसके बाद उड़ीसा का है पट्टचित्र कला, पश्चिम बंगाल का है पटुआ कला, राजस्थान का है फड़। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो इसका सही आंसर है अरब सागर। तो नर्मदा जो है वो भारत में, यहाँ पे भारत है तो नर्मदा यहाँ पे बहती है गुजरात के पास, तो नर्मदा यहाँ अरब सागर में अपना जल गिराती है। इस क्वेश्चन को आज ही हमने कई बार 15-20 बार करा है। ठीक है, वो जो 40-40 क्वेश्चन हम करते हैं भूगोल के, उसी में हमने ये करा था। ठीक है, तो नर्मदा अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उन गीतों के नाम बताएं जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में
लोकप्रिय हैं। उन गीतों का नाम बताएं जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। तो वो आंसर सही है रसिया, तो रसिया हमारा सही है। ठीक है, चरकुला तो उत्तर प्रदेश का है, कजरी भी उत्तर प्रदेश का है, ये तो राजस्थान का है, ख्याल राजस्थान का है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 20। तो हमारा अगला प्रश्न है 20 जो कि करंट का है। कह रहा है कि वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो इसका सही आंसर है बी जूट, यानी बीज पटसन, जूट पटसन। तो इसका सही आंसर है जूट, जिसके लिए पाट मित्रों का एप्लीकेशन लॉन्च किया वस्त्र मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 21। तो हमारा अगला प्रश्न है 21 की प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। तो प्रभावती जो है वो किसकी बेटी थी? सही आंसर है ए, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, इसका सलूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे सलूशन है कि प्रभावती गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकेटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। तो प्रभावती किसकी बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया और इसे कलाकृतियों से सजाया था। तो इसका सही आंसर है बी, श्री नंदलाल बोस। तो श्री नंदलाल बोस ने जो हमारा संविधान है उसके, भाई बिजली बहुत खतरनाक तड़क रही है। तो श्री नंदलाल बोस ने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था। ठीक है, तो इसके सलूशन को देख लेते हैं। हालांकि मैं मोबाइल बहुत खतरनाक बिजली तड़क रही है यार, दिमाग खराब हो गया, दिल दहक गया। कि नंदलाल बोस द्वारा संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया गया था, इसे कलाकृतियों से सजाया गया था। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने भारत के मूल संविधान को हाथ से लिखा था। ठीक है, हाथ से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने, और उसके किनारों को सजाया था नंदलाल बोस ने। ठीक है, जो भारत का संविधान है उसे 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि हाल ही में ये करंट है, विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तो थिरुवल्लुवर की मूर्ति का अनावरण किस देश में किया गया था। तो इसका सही आंसर है फ्रांस में। ठीक है, इसका सही आंसर है फ्रांस। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। तो प्रश्न नंबर 24 हमारा दे रखा है कि 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे। तो देखिए ये विमुद्रीकरण से क्वेश्चन आ गया और कितना आसान है, पूछा है। तो नरेंद्र मोदी हमारा 2016 में प्रधानमंत्री थे, ये तो 2014 से ही प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 की ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों क्या कहलाता है। उस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारा अगला प्रश्न है 26 कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त करने किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो हम सबको पता है कि उन्होंने जलियांवाला बाग हत्या के कांड के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, आंसर यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, तो सोल्यूशन देख लेते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, जिसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सरकार के विरोध स्वरूप सरकार से प्राप्त अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। बंगाल विभाजन 1905, कामागाटू हादसा 1914, लाला राजपत की पर लाठीचार्ज 1928। ठीक है, तो सॉरी, आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा यहाँ पे कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो मत्स्य पालन, नीली क्रांति मत्स्य पालन से। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और हम देख लेते हैं। पीली क्रांति तिलहन से,
श्वेत क्रांति दुग्ध से, सिल्वर क्रांति कपास से, गोल्ड क्रांति आलू से और नीली क्रांति मत्स्य पालन से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील, जो टाटा स्टील लिमिटेड है उसके संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर है डी, सर जमशेद जी नुसरवान जी टाटा। ठीक है, तो जमशेद जी टाटा हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये हमारे टाटा के संस्थापक थे। ठीक है, तो यहाँ पे बता दूँ आपको कि टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक जमशेद नुसरवान जी टाटा थे। इसकी स्थापना 1907 में दो रावजी टाटा एवं जमशेद जी टाटा ने किया था। ठीक है, तो 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, जो टाटा स्टील है उसकी स्थापना। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 29। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डिजी लॉकर ऑप्शन नंबर डी। तो ये करंट अफेयर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल की उद्घाटन हुआ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। तो इसका सही आंसर है बी, मथुरा। सही आंसर है बी, मथुरा में। ये भी यूपी करंट में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 जनवरी 2024 को राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा मथुरा। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसका सही आंसर है सी, इंडसइंड बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि याया उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश या राज्य में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। पहली जैव विविधता विरासत स्थल है याया उत्सव। ये कहाँ पे है, ये लद्दाख में। आप तो जो याया उत्सव है वो कहाँ पे है, लद्दाख में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में, जो कि पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। ठीक, आगे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर इनमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है नियुक्त करेगा। यानी एक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त किए जा सकते हैं। इसका सही आंसर है बी, यानी एक जिले में एक ही कलेक्टर, जिसे हम डीएम बोलते हैं, एक ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो हमारा अगला प्रश्न है 34 कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या कितनी है। यानी इलाहाबाद में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 160। तो वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या 160 है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866, 17 मार्च 1866, 17 मार्च 1866 भारत में स्थापित यह चौथा उच्च न्यायालय है। इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली हैं। ठीक है, ये फरवरी का डाटा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो हमारा अगला प्रश्न है जो कि यूपी स्पेशल से कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका सही आंसर है श्री गोविंद बल्लभ पंत। ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हमारा प्रश्न है 36 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भर बनाना है, वो हमें बताना है कौन सा मिशन है। तो ऑप्शन नंबर बी, मिशन शक्ति। ऑप्शन नंबर बी, मिशन शक्ति। तो हमारा अगला प्रश्न है जो कि फिर यूपी स्पेशल का है। तो हर पेपर में यूपी स्पेशल से 7 से 8 क्वेश्चन है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य सीमा को नहीं छूती। यानी उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो किस राज्य से अपना सीमा नहीं बनाता। उत्तराखंड से तो बनाता है, क्योंकि उत्तराखंड तो इसी से अलग हुआ है। तेलंगाना से नहीं बनाता है, हरियाणा से बनाता है, बिहार से बनाता है,
क्योंकि तेलंगाना तो एकदम दक्षिण में चला गया है, तेलंगाना यहाँ पे, उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 38 है। क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो इसका सही आंसर है नीलगिरी श्रृंखला, इसका सही आंसर है नीलगिरी श्रृंखला। तो अनाईमुडी नीलगिरी श्रृंखला पे स्थित है। तो ये था हमारा 17 फरवरी को दूसरे शिफ्ट का 38 क्वेश्चन जीके का, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को कि जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि इसे मुझे नोट कर लेना चाहिए, तो प्लीज़ यार उसे नोट कर लीजिएगा, प्लीज़ उसे नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में आप उसे अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। सभी को जय हिंद।